गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो हम परमार वंश पढ़े थे जिसमें हमने परमार वंश के कुछ गढ़ पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे राजा कनकपाल। चलिए स्टार्ट करते हैं। 9वीं शताब्दी में गढ़वाल में 52 ठकुरी राजाओं का शासन था, जिनमें से एक चाँदपुर गढ़ था जिसका राजा था भानु प्रताप। तो 9वीं शताब्दी में गढ़वाल में 52 राजाओं का शासन हुआ करता था, जिसमें से एक गढ़ था चाँदपुरगढ़ जिसका राजा था भानु प्रताप। भानु प्रताप का दूसरा नाम सोनपाल था। कौनपुर गढ़ को कनकपाल का गढ़ भी माना जाता है। हरिकृष्ण रतूड़ी व एटकिंसन के अनुसार कनकपाल धार नगरी गुजरात से चाँदपुरगढ़ तीर्थ यात्रा पर आया था। तो हरिकृष्ण रतूड़ी व एटकिंसन के अनुसार माना जाता है कि कनकपाल गुजरात के धार नगरी से चाँदपुरगढ़ तीर्थ यात्रा पर आया था। नेक्स्ट पॉइंट, हरिकृष्ण रतूड़ी के अनुसार कनकपाल धार नरेश वाकपति का छोटा भाई था। सोनपाल ने अपनी पुत्री का विवाह कनकपाल से किया था। पातीराम ने अपनी पुस्तक गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न में लिखा है कि कनकपाल मालवा से यहाँ आए थे। तो इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन बन जाएगा कि गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक के लेखक कौन है, तो पातीराम। और उसमें कहा गया है कि कनकपाल मालवा से उत्तराखंड आए थे। नेक्स्ट पॉइंट, कुछ इतिहासकारों के अनुसार कनकपाल गुर्जर देश से यहाँ आए थे। गुजरात एवं मालवा का कुछ भाग गुर्जर देश में पड़ता था। कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी द्वारा रचित पुस्तक द ग्लोरी दैट वॉज गुर्जर में मालवा व गुजरात के कुछ भागों को गुर्जर देश बताया है। तो सीधे क्वेश्चन बन जाएगा कि द ग्लोरी दैट वॉज गुर्जर पुस्तक के लेखक कौन है, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। नेक्स्ट पॉइंट, गुर्जर प्रदेश से कनकपाल के आने का प्रमाण आदि बद्री मंदिर की रचना शैली है, जो गुजरात के सोलंकी मंदिरों की भांति है। तो जो आदि बद्री मंदिर की रचना शैली है वो सोलंकी मंदिरों से मैच करती है। अब हम पढ़ेंगे गढ़वाल परमार वंश के राजाओं की सूची वैकेट के अनुसार। इसमें से हम स्टार्टिंग के 4 राजाओं के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हमने 42वें शासक से आगे को पढ़ना है, क्योंकि सीरीज लगाने के लिए हमारा क्वेश्चन बनता है। पहले राजा थे कनकपाल, दूसरे थे श्यामपाल, तीसरे थे पदुपाल और चौथे थे अभिगतपाल। तो स्टार्टिंग के 4 राजा थे कनकपाल, श्यामपाल, पदुपाल, अभिगतपाल। और एक बीच में इंपॉर्टेंट राजा आते हैं जो कि हैं 37वें राजा अजयपाल। अब हम 42वें शासक से स्टार्ट करेंगे। 42वां राजा था सहसपाल, 43वां बलभद्र शाह, 44वां मानशाह, 45वां शामशाह, 46वां महीपति शाह, 47वां पृथ्वीपति शाह, 48वां मेदिनी शाह, 49वां फतेह शाह, 50वां उपेंद्र शाह, 51वां प्रदीप शाह, 52वां शासक थे ललित शाह, 53वें शासक थे जयकृत शाह, 54वां था प्रद्युम्न शाह, 55वां शासक था सुदर्शन शाह, 56वां था भवानी शाह, 57वां था प्रताप शाह, 58वां था कीर्ति शाह, 59वां था नरेंद्र शाह व 60वां जो शासक था वो था मानवेंद्र शाह। तो सुदर्शन शाह की बात के शासकों को हम टिहरी रियासत में पढ़ते हैं। इसको हम जब हम टिहरी रियासत पढ़ेंगे उस टाइम पे वहाँ पे कवर करेंगे। तो सबसे कम जो कार्यकाल था वो था उपेंद्र शाह का, जो कि हमारे 50वां शासक पढ़े थे हम उपेंद्र शाह। और कनकपाल की मृत्यु 51 वर्ष की आयु में हुई थी। और एक क्वेश्चन कि अंतिम पवार शासक टिहरी रियासत का था मानवेंद्र शाह। अब हम पढ़ेंगे पवार वंश की स्थापना तिथि से के संबंध में मतभेद। हरिकृष्ण रतूड़ी गढ़वाल का इतिहास में परमार वंश की नींव 888 ईस्वी में लिखते हैं, जबकि दूसरी पुस्तक गढ़वाल वर्णन में उस तिथि का खंडन करते हुए 688 ईस्वी लिखते हैं। तो कोई सही डेट हमको पता नहीं है। हरिकृष्ण रतूड़ी के अनुसार 888 बताया जाता है और जो दूसरी पुस्तक है गढ़वाल वर्णन उसमें 688 ईस्वी बताया गया है। भक्त दर्शन ने परमार वंश की नींव 888 ईस्वी लिखा है। भक्त दर्शन के अनुसार भी परमार वंश की नींव 888 ईस्वी में पड़ी थी। राहुल सांकृत्यायन परमार वंश का आदि पुरुष अजयपाल को मानते हैं। तो सीधी क्वेश्चन बन जाएगा कि परमार वंश का आदि पुरुष किसे कहा जाता है, अजयपाल को कहा जाता है। और कौन कहते हैं, राहुल सांकृत्यायन। सुदर्शन शाह ने सभासार ग्रंथ में स्वयं को पवार वंश बताया है।
तो सुदर्शन शाह ने अपने एक ग्रंथ है सभासार, उसमें स्वयं को परमार वंश का बताया है। भारतीय लोक साहित्य पुस्तक के लेखक हैं श्याम परमार। तो सीधी क्वेश्चन बन जाएगा कि भारतीय लोक साहित्य पुस्तक के लेखक कौन है, तो श्याम परमार। श्याम परमार ने पवाड़ा शब्द के बारे में जानकारी दी थी। तो सीधी क्वेश्चन बन सकता है कि पवाड़ा शब्द के बारे में जानकारी किसने दी थी? श्याम परमार ने अपनी पुस्तक भारतीय लोक साहित्य में दिया था। अब हम पढ़ेंगे अजय पाल से पूर्व परमार शासक। चमोली जनपद के सकंड ग्राम में सुरपाल या सुरतीपाल का अभिलेख प्राप्त हुआ, जो परमार वंश का 15वां शासक था। परमारू के 24वें शासक सोनपाल की राजधानी भिलंग घाटी में थी। आज भी इस भिलंग घाटी को सोनी भिलंग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सोनपाल की राजधानी हुआ करती थी भिलंग घाटी, इसीलिए इस घाटी को सोनी भिलंग भी कहा जाता है। 28वां परमार राजा लखन देवपाल की ताम्र मुद्रा प्राप्त हुई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा कि परमार वंश का ऐसा कौन सा शासक था जिसकी ताम्र मुद्रा प्राप्त हुई थी? तो 28वें शासक थे लखन देवपाल। रुद्रप्रयाग से 1994 ईस्वी में प्राप्त धारसित शिलालेख का संबंध 29वां परमार शासक अनंतपाल द्वितीय से था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि धारसिल शिलालेख का संबंध किस परमार शासक से है? अनंतपाल द्वितीय, जो कि परमार वंश का 29वां शासक था। और कब प्राप्त हुआ? 1994 ईस्वी में रुद्रप्रयाग से। अनंतपाल द्वितीय का राज्यारोहण 1333 ईस्वी में हुआ था। 34वां शासक जगतपाल का 1455 ईस्वी का एक ताम्रपत्र देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से प्राप्त हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन बन जाएगा कि रघुनाथ मंदिर से किसका ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है? ये 1455 ईस्वी में, तो जगतपाल, 34वां शासक जगतपाल। रघुनाथ मंदिर से और भी शासकों के ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारे लिए क्वेश्चन है कि 1455 ईस्वी में किसका देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से प्राप्त ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है? तो हम आंसर करेंगे जगतपाल, 1455, 34वां शासक, जिस पर जगतपाल को रजबार कहा गया है। तो रघुनाथ मंदिर ताम्रपत्र में जगतपाल को रजबार कहा गया है। अब हम पढ़ेंगे राजा अजयपाल के बारे में, जो कि हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट शासक रहेंगे। फर्स्ट पॉइंट, अजयपाल गढ़वाल के परमार वंश का 37वां शासक था। तो जो अजयपाल था वो परमार वंश का 37वां शासक था। राहुल सांकृत्यायन ने अजयपाल को परमार वंश का संस्थापक माना। तो राहुल सांकृत्यायन परमार वंश का संस्थापक अजयपाल को मानते हैं। वह अजयपाल का शासन 1490 ईस्वी से 1519 ईस्वी तक रहा। नेक्स्ट पॉइंट, राय बहादुर पातीराम ने अजयपाल को गणपति नाम से संबोधित किया है। तो सीधी क्वेश्चन बन जाएगा कि राय बहादुर पातीराम अजयपाल को क्या कहते हैं? तो अजयपाल को गणपति कहते हैं। तो सीधी क्वेश्चन कि गणपति नाम से किस शासक को संबोधित किया जाता है? तो अजयपाल को संबोधित किया जाता है। अजयपाल चांदपुरगढ़ के गणपति आनंदपाल के पुत्र थे, जिसने 52 गढ़ों को अपने बाहुबल से जीता था। तो 52 गढ़ों को जीतने वाला परमार शासक था अजयपाल। अजयपाल ने कत्यूरियों को पराजित कर उनसे सोने का सिंहासन छीना था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि कत्यूरियों से उनका सोने का सिंहासन किसने छीना था? तो वो छीना था अजयपाल ने। 1491 ईस्वी में कुमाऊं के कीर्तिचंद ने अजयपाल को बधानगढ़ के युद्ध में हराया था। तो कीर्तिचंद के द्वारा अजयपाल को बधानगढ़ के युद्ध में 1491 में हराया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि कीर्तिचंद व अजयपाल का बधानगढ़ का युद्ध कब हुआ था? 1491 ईस्वी में। अजयपाल ने अपनी राजधानी देवलगढ़ के प्रसाद पहाड़ी पर 1512 ईस्वी में राजप्रासाद बनवाया था। राजप्रासाद का मतलब होता है महल, यानी कि अपनी राजधानी को शिफ्ट किया था देवलगढ़ 1512 ईस्वी में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हम पहले भी पढ़े थे कि अजयपाल अपनी राजधानी देवलगढ़ स्थानांतरित करते हैं। वो कब करते हैं? 1512 ईस्वी में। अजयपाल ने देवलगढ़ में अपनी कुलदेवी राज राजेश्वरी का मंदिर एवं सत्यनाथ भैरव गुफा का जीर्णोद्धार करवाया था। तो सीधी क्वेश्चन बन जाएगा कि इनकी कुलदेवी कौन थी? तो इनकी कुलदेवी थी राज राजेश्वरी, और उसका मंदिर बनाया था अजयपाल के द्वारा देवलगढ़ में। तो सीधी क्वेश्चन बन जाएगा कि राज राजेश्वरी का मंदिर अजयपाल के द्वारा कहाँ बनाया गया था? देवलगढ़ में, जो कि परमारों की कुलदेवी थी। देवलगढ़ में गोरखनाथ पंथ के संत सत्यनाथ का आवास था। सत्यनाथ के पुजारी नागपंथी जोगी होते थे तथा उनके महंत को पीर कहा जाता था, जिसकी वेशभूषा मुस्लिम धर्मानुयायी पीरों के समकक्ष होती थी। नेक्स्ट पॉइंट,
देवलगढ़ में विष्णु मंदिर के सामने की दीवार पर अजयपाल का पद्मासन की मुद्रा में चित्र बना हुआ है। तो अजयपाल की पद्मासन की मुद्रा में चित्र कहाँ पर बना है अगर क्वेश्चन आता है तो देवलगढ़ में विष्णु मंदिर के सामने पर। अजयपाल ने 1517 ईस्वी में अपनी राजधानी देवलगढ़ से श्रीनगर स्थानांतरित की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि अजयपाल के द्वारा देवलगढ़ से अपनी राजधानी श्रीनगर कब स्थानांतरित किया था, तो 1517 ईस्वी में। 1512 ईस्वी में वो अपनी राजधानी को देवलगढ़ लाते हैं और 1517 ईस्वी में वो अपनी राजधानी को श्रीनगर शिफ्ट करते हैं और श्रीनगर में कालिका देवी मठ का भी निर्माण कराया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि अजयपाल के द्वारा कालिका मठ का निर्माण कहाँ पर किया गया था, तो श्रीनगर में किया गया था। अजयपाल ने रसोइया के लिए सरोला ब्राह्मण की नियुक्ति की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि सरोला ब्राह्मणों की नियुक्ति किस परमार शासक के द्वारा किया गया था, अजयपाल के द्वारा। जब हम चंदवंश में रुद्रचंद पढ़ रहे थे तब हमने वहाँ पे जिक्र किया था कि सरोला ब्राह्मण की नियुक्ति अजयपाल ने की थी और उन्हीं के तर्ज पर वहाँ पर रुद्रचंद के द्वारा चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति की गई थी। अजयपाल ने मापतोल का मापक धूलिपाथा का प्रचलन किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि मापतोल का मापक धूलिपाथा का प्रचलन किसने किया था, अजयपाल ने किया था। या तो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि धूलिपाथा क्या है, तो मापतोल का मापक है। नेक्स्ट पॉइंट, अजयपाल को गढ़वाल का अशोक, गढ़वाल का बिस्मार्क और गढ़वाल का नेपोलियन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि गढ़वाल का अशोक, गढ़वाल का बिस्मार्क और गढ़वाल का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो अजयपाल को कहा जाता है। प्रोफेसर अजय सिंह रावत ने अजयपाल की तुलना मौर्य सम्राट अशोक से की है। तो इनकी तुलना अशोक से कौन करते हैं, तो अजय सिंह रावत करते हैं। जबकि भरत कवि ने मानवोदय काव्य में अजयपाल की तुलना कृष्ण, भीम, कुबेर व इंद्र से की है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि अजयपाल की तुलना कृष्ण, भीम व कुबेर व इंद्र से कहाँ पर किया जाता है और कौन करते हैं, तो कवि भरत करते हैं अपने मानवोदय काव्य में। तो मानवोदय काव्य किसकी है बोलेंगे, तो कवि भरत की है और इसमें अजयपाल को कृष्ण, भीम व इंद्र व कुबेर से इनकी तुलना की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, अजयपाल गोरखनाथ पंथ का अनुयायी था। तो कौन से पंथ का अजयपाल अनुयायी था, तो गोरखनाथ पंथ का अनुयायी था और गोरखनाथ पंथ के अन्य अनुयायी भर्तृहरि व गोपीचंद थे। नेक्स्ट पॉइंट, नवनाथ कथा एवं गोरक्ष स्तवांजलि ग्रंथ में अजयपाल को गोरखनाथ संप्रदाय के 84 सिद्धों में से एक सिद्ध माना है। सावरी ग्रंथ डॉक्टर सूरवीर सिंह का हस्तलिखित ग्रंथ है। यह ग्रंथ तांत्रिक विद्या पर आधारित पुस्तक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तांत्रिक विद्या पर आधारित है, तो वो है हस्तलिखित ग्रंथ सावरी ग्रंथ जो कि सूरवीर सिंह की है। सावरी ग्रंथ में अजयपाल को आदिनाथ कहा गया है। तो आदिनाथ किसको बोलते हैं, अजयपाल को बोलते हैं, सावरी ग्रंथ में बोलते हैं। अजयपाल की मृत्यु 1519 ईस्वी में हुई थी। अजयपाल का उत्तराधिकारी कल्याण शाह था। तो अजयपाल का उत्तराधिकारी था कल्याण शाह। कफ्फू चौहान, कफ्फू चौहान उपूगढ़ के सरदार थे। हम जब गढ़ पढ़ रहे थे तो हमने वहाँ पे पढ़ा था कि उपूगढ़ के जो सरदार थे वो थे कफ्फू चौहान। कफ्फू चौहान स्वयं के लिए कहता था कि मैं पशुओं में सिंह और पक्षियों में गरुड़ के समान हूँ। तो निखिल में से यह कथन किसका है कि मैं पशुओं में सिंह और पक्षियों में गरुड़ के समान हूँ, तो ये कथन था कफ्फू चौहान का खुद के लिए। कफ्फू चौहान के लिए अजयपाल ने कहा था कि वीर तुम जीत गए और मैं हार गया। तो अजयपाल ने कप्पू चौहान के लिए कहा था कि वीर तुम जीत गए और मैं हार गया। इसलिए कहा था कि कप्पू चौहान ने अजयपाल के सामने सिर कटा दिया था लेकिन झुकाया नहीं था। अजयपाल का अंतिम युद्ध उपूगढ़ या उदयपुर पर ही था। तो सीधे क्वेश्चन बन सकता है कि अजयपाल का अंतिम युद्ध कहाँ पर था, उपूगढ़ या उदयपुर पर था। अजयपाल ने स्वयं कप्पू चौहान को मुखाग्नि दी थी। तो अजयपाल ने स्वयं कप्पू चौहान को मुखाग्नि दी थी और अजयपाल का अंतिम जो युद्ध था वो उपगढ़ या फिर उदयपुर गढ़ पर ही था। तो आज का टॉपिक हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। कल हम पढ़ेंगे राजा सहसपाल के बारे में। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। हमने जितना आज परमार वंश में कवर किया है तो आप एक बार फिर से इसको रिवाइज कीजिएगा। तो कल का टॉपिक हम कल कवर करते हैं।